Hello aspirants, welcome to NurtureNet, your one-stop destination for everything you need to crack UGC NET Home Science. And today we are going to discuss perspectives of food service, menu planning, फूड कॉस्ट एनालिसिस. तो मेन्यू प्लानिंग और फूड कॉस्ट एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट है फूड सर्विस मैनेजमेंट के लिए, ये आज हम समझने वाले हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम मेन्यू प्लानिंग का मतलब समझ लेते हैं. मेन्यू प्लानिंग इज द फाउंडेशन ऑफ एनी फूड सर्विस ऑपरेशन. इट अफेक्ट्स इन्वेंट्री, लेबर, किचन डिजाइन, प्राइसिंग एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन. तो मेन्यू प्लानिंग एक तरीके से एक फाउंडेशन है फूड सर्विस ऑपरेशन का. मतलब पूरा का पूरा फूड सर्विस मैनेजमेंट जो है वो मेन्यू प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करता है. कैसे, वो हम आगे समझेंगे. ये अफेक्ट करता है इन्वेंट्री, लेबर, किचन डिजाइन, प्राइसिंग और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को. ओके, इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं. सबसे पहले कस्टमर्स की नीड्स और प्रेफरेंसेस को मीट करना, विच इज़ ऑब्वियस. जब भी हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सबसे पहले हम उसका मेन्यू देखते हैं किस तरीके का है, और आप उस मेन्यू के ऊपर ही डिसाइड करते हैं कि आपको किस रेस्टोरेंट में जाना है. बिकॉज आपके फेवरेट कुजीन कहाँ मिलता है ये आपको कैसे पता चलेगा, उसका मेन्यू देख करके, राइट. तो इसीलिए यहाँ पर भी कस्टमर नीड्स और प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग ही मेन्यू प्लानिंग की जाती है. ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यही है. सेकेंड है एंश्योर न्यूट्रिशनल बैलेंस, स्पेशली इन इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स. अगर कहीं इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स यानी कि यहाँ पर बात हो रही है स्कूल और कॉलेजेस की, जहाँ पर मेस पाए जाते हैं, हॉस्टल्स में मेस होता है, राइट. तो वहाँ पर न्यूट्रिशनल बैलेंस बनाए रखना ज़रूरी है. मतलब जब हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर न्यूट्रिशन आ जाता है बच्चों का, चाहे वो स्कूल के बच्चे हो चाहे वो कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, इन सब का न्यूट्रिशनल बैलेंस बहुत ज़रूरी है. तो हमारे पास में मतलब सर्विस जो देने वाला होता है फूड सर्विस मैनेजमेंट में जो होते हैं उनके पास में ये एक रूल होता है दैट दे हैव टू लाइक मिनिमम फॉलो द न्यूट्रिशनल बैलेंस, जो उन स्टूडेंट्स का या उस ग्रुप का ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए उसके अकॉर्डिंग मेन्यू प्लानिंग किया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट इज फूड कंट्रोल एंड लेबर कॉस्ट. कंट्रोल फूड एंड लेबर कॉस्ट. ओके, तो कंट्रोल फूड और लेबर कॉस्ट का मतलब यहाँ पर ये है कि जितना फूड आइटम्स आपको ज़रूरत है, जितने रॉ इंग्रेडिएंट्स हमें ज़रूरत है, हम उतना ही रखते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने मेन्यू में रखा है मैंगो शेक और मैं लेकर के आ गई हूँ कोई और दूसरा फ्रूट, ठीक है, वाटरमेलन, तो वाटरमेलन किस काम का, मेरे मेन्यू में तो मैंगो शेक है, ठीक है. तो मुझे मैंगो शेक कैसे समझ में आएगा, क्योंकि मेन्यू में दिया है तो मुझे वही चीज़ें लानी है. मैं अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा फूड नहीं लेकर के आऊँगी तो वो वेस्ट नहीं होगा. ठीक है. ऊपर से मेन्यू प्लानिंग के साथ साथ पोर्शन साइज भी कंट्रोल होगा, क्योंकि मेन्यू के साथ में ये भी डिस्कस होता है कि अगर पर्टिकुलर डिश आप किसी कॉस्ट पर बेच रहे हैं तो उसका पोर्शन साइज कितना होना चाहिए. ठीक है. तो दैट ऑल्सो इंक्लूड्स फूड कंट्रोल, जहाँ पर वेस्टेज रोका जा सकता है. एंड लेबर कॉस्ट यानी कि यहाँ पर हमें जितने लोगों की ज़रूरत है हम उतना ही स्टाफ अपने पास में रखेंगे, उनसे ज़्यादा नहीं रखेंगे. फॉर वट एवर द मेन्यू इज़ प्लान्ड, जिस हिसाब से जिस डिशेस के हिसाब से मेन्यू प्लान है उसके अकॉर्डिंग ही जो लेबर है उनको रखा जाता है. ठीक है. फिर है ऑप्टिमाइज किचन एफिशिएंसी एंड स्टाफ स्किल यूज़. किचन की एफिशिएंसी को बेस्ट बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना और स्टाफ के स्किल को यूज़ करना. ठीक है. ये कैसे होगा ये हम आगे समझेंगे. अब हम टाइप्स ऑफ मेन्यू समझते हैं किस तरीके के होते हैं. ठीक है. टाइप्स ऑफ मेन्यू जो होते हैं वो 5 तरीके के होते हैं. सबसे पहला है स्टैटिक मेन्यू. स्टैटिक मेन्यू मतलब एक कॉमन फूड जो हमेशा मिलता है. जैसे कि अभी के ज़माने में अभी जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपने कई सारे फूड ट्रक देखे होंगे, या छोटे छोटे जो लॉरीज होती है, या फिर छोटे जो इस तरीके के जो बूथ होते हैं, या फिर जो भी आप कह लो, उनको अलग अलग नाम होते हैं. ठीक है. तो इस तरीके से ये क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर फूड आइटम रखते हैं. जैसे आपको पता है कि उनके पास में बर्गर ही मिलेगा, ठीक है, तो वहाँ पर जाकर के आपको वैरायटी ऑफ बर्गर मिलेगा, या फिर सिर्फ एक ही तरीके का बर्गर मिलेगा. हॉट डॉग मिलेगा, एक ही तरीके का हॉट डॉग मिलेगा, साथ साथ उसके साथ में आपको चिप्स मिल जाएगी, सॉस मिल जाएगा, इस तरीके से. तो स्टैटिक मेन्यू जो होता है वो एवरी डे एवरी टाइम का सेम मेन्यू होता है. उसमें एक ही इंग्रेडिएंट होता है, एक ही आइटम होता है. ठीक है. फिर आ जाते हैं हम साइक्लिक मेन्यू पर. साइकिल मेन्यू या साइक्लिक मेन्यू समवट सेम ही होता है. तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, एक सेट ऑफ पीरियड होता है, तब ये मेन्यू रिपीट होता है, रोटेट होता है. ठीक है. जैसे मैंने आपने हॉस्पिटल्स में या स्कूल्स में अगर किसी मेन्यू देखा होगा, जाकर के देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा. पूरा 7 डेज का मेन्यू बना होता है.
लाइक कि ब्रेकफास्ट में क्या सर्व करने वाले हैं, लंच में क्या सर्व करने वाले हैं, इवनिंग स्नैक्स में क्या सर्व करने वाले हैं, डिनर में क्या सर्व करने वाले हैं, एंड एवरी डे का ऐसा अलग 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 करके पूरा 7 डेज का मेन्यू या 15 डेज का या 1 मंथ का मेन्यू बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये जो रिपीटेशन पर आ जाता है एवरी सेट ऑफ पीरियड के बाद में, इसको साइक्लिक मेन्यू कहा जाता है। और ऐसे तरह के मेन्यू ज़्यादातर हॉस्पिटल्स और स्कूल्स में यूज़ किए जाते हैं या फिर मेस में यूज़ किए जाते हैं। ओके, अला कार्ते मेन्यू जो होता है ये ज़्यादातर जो हमारे होटल्स होते हैं, ठीक है, होटल्स या रेस्टोरेंट्स जो होते हैं वहाँ पर यूज़ किया जाता है, जहाँ पर आइटम्स को प्राइस किया जाता है, मतलब बताया जाता है वहाँ पर कि ये पर्टिकुलर आइटम इतने का है। ऑर्डर सेपरेटली आपको ऑर्डर करना पड़ता है। ठीक है, जैसे वहाँ पर एक साथ नहीं दिखेगा आपको, होटल के मेन्यू में, रेस्टोरेंट के मेन्यू में आपको एक साथ नहीं दिखेगा कि रोटी सब्जी दाल चावल है और एक खट्टा आपने कर लिया। ठीक है, वो अलग अलग प्राइस होता है ना। तो रेंज ऑफ राइसेस आपको दिखता है, रेंज ऑफ दाल्स, रेंज ऑफ करीज, रेंज ऑफ रोटीज, इस तरीके से। ठीक है, तो उसमें से जो भी आप सिलेक्ट करते हैं उसको सेपरेटली आपको ऑर्डर करना पड़ता है। तो दैट इज कॉल्ड अला कार्ते। एंड नेक्स्ट इज टेबल दे होते अला कार्ते एक्चुअली में फ्रेंच वर्ड है, क्योंकि रेस्टोरेंट या फूड सर्विस मैनेजमेंट, स्पेसिफिकली रेस्टोरेंट्स में होटल मैनेजमेंट के इन टर्म्स ऑफ यूज़ किया जाता है इसको। वो लोग फ्रेंच वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, होटल मैनेजमेंट की लैंग्वेज में फ्रेंच ज़्यादा यूज़ होती है, इसीलिए। ठीक है, तो टेबल दे होते क्या होता है, टेबल दे होते या ताबले दे होते भी बोलते हैं इसको। इसमें मेन्यू जो है वो फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड प्राइस पर। ठीक है, जैसे कि ताबले दे होते संडेज़ के दिन, मान लो कि जब बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं वो संडेज़ को फिक्स रखते हैं अपना मेन्यू कि आज हमारा स्पेशल जो है वो स्पेशल थाली, पंजाबी थाली और राजस्थानी थाली और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो वो थाली का मेन्यू जो होता है वो फिक्स होता है कि उसमें आपको एक सब्जी मिलेगी, एक दाल मिलेगी, 3 रोटी मिलेगी, थोड़ा सा चावल मिलेगा, 2 स्वीट मिलेंगे, एक पापड़ मिलेगा, अचार मिलेगा, इस तरीके से। ठीक है, और उसका प्राइस भी फिक्स होता है कि या तो 200 में या 300 में ये थाली है, डीलक्स थाली हो गया, सिंपल थाली हो गया, इस तरीके से नाम रखे जाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड टेबल दे होते और ताबले दे होते। नेक्स्ट इज हाइब्रिड का मतलब होता है कि ये जो 3-4 टाइप के मेन्यूज हैं इनको कंबाइन करके यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे कई बार मेस में साइक्लिक मेन्यू होता है। ठीक है, बट एक दिन ताबले दे होते यूज़ किया जाता है। कैसे कि उस दिन सेट कर दे कि इस दिन स्वीट देना ही देना है, तो एक संडे को वो स्वीट जो है थाली के साथ में वो फिक्स हो गया, इस तरीके से। ठीक है, या फिर होटल्स में भी होता है, रेस्टोरेंट्स में भी होता है कि सारे दिन नॉर्मल डेज पर अला कार्ते चलता है, वीकेंड्स पर ताबले दे होते कर दिया जाता है कि फिक्स मेन्यू रख दिया गया कि आज हमारा ये स्पेशल है, इस तरीके से। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं मेन्यू प्लानिंग को। ऑब्जेक्टिव्स को थोड़ा सा फिर से ध्यान में रख के, जो मैंने आपको बताया था फिर से ध्यान में रख के इसको एक बार पढ़िएगा। हमने देखा था लास्ट वाला जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको आगे समझेंगे, वो यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो बजट सबसे पहले इन्फ्लुएंस करता है मेन्यू प्लानिंग को, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बजटिंग के बिना आप मेन्यू प्लानिंग नहीं कर सकते, राइट। एग्जाम्पल के तौर पर हम ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए आप एक फूड सर्विस सिस्टम खोलना चाहते हैं। ठीक है, अब वो फूड सर्विस सिस्टम आप कैसे खोलेंगे कि पहले आप देखेंगे कि आपके पास में पैसा कितना है, राइट। उस पैसे के अकॉर्डिंग आप अपना मेन्यू सेट करेंगे, है ना, कि हम इतना हमारा बजट है तो उसमें हम ये चीज़ें बेच सकते हैं। जैसे हमारा बजट जो है वो बहुत छोटा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक मैगी का स्टॉल लगा लिया जैसे हमने। ठीक है, तो मैगी के स्टॉल में भी हम देखेंगे कितने पैकेट्स मैगी हमको पर डे में बेचने हैं, कितने पैकेजेस बनाने हैं, प्लस उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं कि भाई अगर कोई बोलता है कि हमें पार्सल चाहिए तो पैक करके देना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें अलग चीज़ें चाहिए, है ना, कंटेनर्स उसके अकॉर्डिंग चाहिए। अगर आपको वहीं सर्व करना है तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्लेट्स चाहिए, फोक चाहिए, तो इन सब में भी पैसा जाता है। ठीक है, उसके अलावा बनाने में गैस जो जा रही है और भी बहुत सारी चीज़ें, तो ये सारे बजट के अंदर आता है। ठीक है, तो बजट डिपेंड करता है बजट पर कि आपका मेन्यू प्लानिंग कैसा होगा। जितना आपके पास में पैसा है उसके अकॉर्डिंग आपका मेन्यू प्लानिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बजट हमारे पास छोटा सा है और मेन्यू हमने काफ़ी अच्छा बना दिया, हम तो ये सब कुछ दे देंगे, ये नहीं हो पाता है ना। तो कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स यानी कि मतलब यही होता है कि कॉस्ट कटिंग कहाँ कहाँ पर हो सकती है, आप किस तरीके से पैसा को यूज़ कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बजट में आपके मान लो 10,000 है तो आपने पूरे 10,000 लगा दिए, उसमें से कुछ बचना चाहिए आपके मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, मेंटेनेंस एज इन कि कई बार आपका चूल्हा नहीं जल रहा है मान लो, या फिर आप अगर जो भी कुछ है इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह भरना होता है तो मेंटेनेंस के लिए भी थोड़ा सा बचाना पड़ता है, तो ये सब बजट के अंदर आता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास में टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस का मतलब है
कि मेन्यू प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग होती है जो आपका टारगेट ऑडियंस होता है। ओके, अब जैसे कि एग्जाम्पल आप कोई सर्विस खोल रहे हैं, ठीक है, तो आपका टारगेट ऑडियंस क्या होगा कि आप चाह रहे हो कि हर तरह के लोग आपके पास में आए, है ना। तो आप किस तरीके का मेन्यू रखोगे? आप कुछ ऐसा मेन्यू रखोगे कि हर लोग को वो पसंद, सब लोगों को वो पसंद है। जैसे पानी पूरी हर एज के लोगों को पसंद आती है, ठीक है। तो आपने अपने मेन्यू में पानी पूरी रखी है, अब पानी कैसा है वो आपके ऊपर है ना। और अगर आप कोई दूसरा पर्टिकुलर एक टारगेट ऑडियंस रखना चाहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस रखना चाहती हूँ, मैं उन लोगों को टारगेट करना चाहती हूँ जो जिम जाते हैं, जो अपने हेल्थ कॉन्शियस हैं, ठीक है। तो मैं उनके लिए क्या करूँगी, एक सैलड रेस्टोरेंट या फिर एक हेल्दी ईटिंग रेस्टोरेंट खोलना चाहती हूँ, इस तरीके से। तो सबका टारगेट ऑडियंस अलग अलग होता है और उसके अकॉर्डिंग रखा जाता है। अब वो एक चीज़ ये भी है कि टारगेट ऑडियंस का मतलब ये है कि अगर नॉर्थ साइड जा करके अगर आप साउथ इंडियन फूड बेचेंगे तो क्या पता वो बहुत अच्छा चल जाए, बिकॉज नॉर्थ इंडियन फूड जो है वो अपना नॉर्मल खाना खा के बड़े बोर हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि भाई कुछ अलग खाया हमने, है ना। तो आपने वहाँ पर क्या किया, साउथ इंडियन फूड का एक बढ़िया सा वो खोला, आपने रेस्टोरेंट खोला और फिर वो चल रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग लोग मेन्यू के साथ में अपने टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट भी करते रहते हैं, कुछ नया नया निकल के आता रहता है। आपको पता होगा काफ़ी कुछ आ चुका है अभी तो, है ना। फिर है रेगुलेशंस, क्योंकि मेन्यू पहले प्लानिंग होती है उसके साथ में रेगुलेशंस भी आते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि जब इंस्टीट्यूशनल लेवल पर ये मेन्यू प्लानिंग होती है, ठीक है, तो वहाँ पर न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस आ जाती है कि जैसे अगर मैं किसी स्कूल के लिए फूड सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ तो स्कूल वाले मुझसे पूछेंगे कि भाई आपके खाने में ऐसा क्या न्यूट्रिशियस है जो हम अपने बच्चे को दे सकते हैं, है ना। तो मुझे उस टाइम पता होना चाहिए कि मेरे मेन्यू में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो छोटे बच्चों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी, ठीक है, जो उनकी हेल्प करेंगे उनके मेंटेनेंस में, उनकी ग्रोथ में। ब्रेन फूड है एग्जाम्पल कि मैं अपना जो फूड सर्विस है मैं उनको बोल रही हूँ कि भाई हम ब्रेन बूस्टिंग फूड्स जो है वो भी इंक्लूड करते हैं, हम बच्चों को फ्रूट्स देते हैं, या फिर हम उन्हें कुछ भी, मतलब जो भी हो सकता है हम किस तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस भी होती है जो इंक्लूड करनी होती है मेन्यू प्लानिंग में। एलर्जन लेबलिंग, यानी कि कुछ ऐसा स्पेसिफिक है जिससे लोगों को एलर्जीज होती है वो भी बताना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता। आप फॉर एग्जांपल कि आप दे तो रहे हो अपना फूड सर्विस, मेन्यू आपने उनको दे दिया, अब मेन्यू में से उन्होंने निकाल लिया कि हाँ मुझे ये वाला ग्रेवी चाहिए, मान लीजिए कि उस ग्रेवी में कुछ ऐसा जिससे उनको एलर्जी, तो आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, है ना, कि पर्टिकुलर ये जो है इसकी ग्रेवी में इस तरीके से ये चीज़ है, डलती है, तो इससे आपको एलर्जी हो सकती है, तो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दैट, इस तरीके से, ठीक है। तो ये रेगुलेशंस कुछ होते हैं जो मेन्यू प्लानिंग के साथ में हमें मेंटेन करने होते हैं। नेक्स्ट इज सीजनैलिटी। सीजनैलिटी मतलब ये है कि इंग्रेडिएंट सीजनल यूज़ होने चाहिए, ठीक है, सीजनल होगा तो ही चलेगा। अब गर्मी के मौसम में आप मैंगो शेक्स दे सकते हैं, राइट, बट अगर गर्मी के मौसम में कोई आपसे कोई दूसरा फ्रूट हो गया, जैसे कि पपाया हो गया, पपाया तो खैर आजकल 12 महीने मिलता है, उसका पपाया शेक मांग लिया, तो बहुत से कम लोग होंगे ऐसा जो होगा, ठीक है, बहुत से कम लोग ऐसे होंगे। तो सीजनल फ्रूट ज़्यादा इंक्लूड करते हैं, सीजनल सब्जियां लोग ज़्यादा लेना पसंद करते हैं, तो सीजनैलिटी रखना भी बहुत ज़रूरी है, ओके। और स्किल लेवल की बात हम कर लेते हैं। मैंने पहले भी ये पॉइंट आया था जब हम ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे थे कि स्टाफ कैपेबिलिटी और किचन इक्विपमेंट्स, ठीक है। स्टाफ कैपेबिलिटीज़ का मतलब बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि आप जा रहे हैं डोमिनोज में, ठीक है, अब डोमिनोज किस तरीके का फूड सर्विस है, वहाँ पे पिज़्ज़ा मिलता है ना। अब पिज़्ज़ा मिलता है, लेकिन आप अगर वहाँ जा करके उनसे मांग लोगे कि मुझे चाहिए थाली चाहिए मुझे, ठीक है, उसमें थाली में आपको रोटी सब्जी दाल चावल अचार पापड़ सब चाहिए, सैलेड सब चाहिए, ठीक है, तो वो नहीं दे पाएंगे क्योंकि उस स्टाफ की वो कैपेबिलिटी ही नहीं है। मतलब वो स्टाफ किस लिए ट्रेंड है, पिज्ज़ा बनाने के लिए ट्रेंड है, ओके। और वहाँ का किचन जो है वो उसके अकॉर्डिंग इक्विप्ड है, मतलब उनके पास में अवन्स हैं, उनके पास में गैस नहीं है, उनके पास में रोलिंग पिन नहीं है, ठीक है। तो ये स्किल लेवल जो है ये भी मेन्यू प्लानिंग में काम आता है। तो हम जब मेन्यू प्लानिंग करते हैं कि हमें अपने फूड सर्विस में किस तरीके का कुजीन चाहिए, हम उसके अकॉर्डिंग स्टाफ हायर करते हैं और अपना किचन हम उसके अकॉर्डिंग सेट करते हैं, ठीक है। फिर है सस्टेनेबिलिटी वही चीज़, सीजनेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी समवॉट सेम। तो इको फ्रेंडली यूज़ होना चाहिए, मतलब कि कोशिश ये होनी चाहिए कि फूड का वेस्टेज ना हो, राइट, और लोकल प्रोड्यूस हो।
एग्जाम्पल, अगर आपने अपने मेन्यू प्लान में बहुत ही ज़्यादा फैंसी कोई चीज़ रख ली है, जैसे कि आपने एग्जाम्पल के तौर पर लेकर चलो कि आपने ड्रैगन फ्रूट की आइसक्रीम रख ली है, ठीक है। अब ड्रैगन फ्रूट जो है वो लोकल आपके एरिया में मिलता नहीं है ना। तो अब आप क्या करोगे, आपको एक तो बहुत दूर ट्रैवल करना पड़ेगा उसको लाने के लिए, या तो किसी से मंगवाना पड़ेगा उसको, ठीक है। और पर्टिकुलर डे वाइज अगर वो आपको फ्रेश नहीं मिला तो फिर क्या होगा, अगर आपसे कस्टमर पूछ रहा है कि अरे भाई यहाँ तो ड्रैगन फ्रूट की आइसक्रीम मिलती है, ये ला करके दीजिए, अब आप क्या बोलेंगे उसको कि नहीं हमारे पास तो अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा, ये बुरा इंप्रेशन पहुंचेगा, है ना। तो मेन्यू प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही उस हिसाब से मेन्यू प्लानिंग इस हिसाब से होनी चाहिए कि आपके पास में लोकल चीज़ें अवेलेबल हो, ठीक है, ना कि कोई ऐसा बहुत फैंसी, अनलेस एंड अनटिल जब तक आप उसका इस तरीके से उसको मैनेज नहीं कर लेते कि हाँ भैया रोज़ मुझे ड्रैगन फ्रूट मिल जा रहा है, तो दैट इज़ ओके। बट अगर नहीं तो फिर हम उसको मेन्यू में नहीं डाल सकते ना, राइट, इस तरीके से। तो ये तो हो गई मेन्यू प्लानिंग के बाद। अब हम फूड कॉस्ट एनालिसिस समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, क्योंकि वन ऑफ दी फूड, यहाँ पर आप देख सकते हो दीदी, फूड मेन्यू प्लानिंग के इन्फ्लुएंस का फैक्टर बहुत ज़रूरी, जो कि बजट को कैसे आप फूड कॉस्ट वगैरह एनालिसिस कैसे करते हैं, ये सब हम चीज़ें समझेंगे, ठीक है। फूड कॉस्ट एनालिसिस हेल्प्स कंट्रोल एक्सपेंसेस एंड मेंटेन प्रॉफिटेबिलिटी व्हाइल डिलीवरिंग वैल्यू टू कस्टमर्स। तो फूड कॉस्ट एनालिसिस कहता है कि हमें एक्सपेंसेस कंट्रोल करने हैं, प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करना है व्हाइल डिलीवरिंग वैल्यू टू कस्टमर्स, ठीक है। तो सीधी बात, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि बजटिंग में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, राइट। अकेला सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास में पैसा आ चुका है तो अब आप उसको सीधा सीधा आप जो भी आपका प्रोडक्शन है उसमें आप, जिससे कि हमारे पास में मेंटेनेंस के लिए कुछ चीज़ें बचें, ठीक है। और अब की कॉन्सेप्ट क्या है वो समझते हैं। की कॉन्सेप्ट यानी कि किस तरीके से आप फूड कॉस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से आप एक्चुअल वेस्टेज जो है उसको बचा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों के लिए आप अपना पैसा बचा सकते हैं। सबसे पहले फूड कॉस्ट होता क्या है। फूड कॉस्ट का मतलब है कि एक्चुअली में इट इज़ अ फॉर्मूला कि जो इंग्रेडिएंट्स आपने खरीदे हैं उसको आप डिवाइड कर लीजिए अपने फूड सेल्स से, ठीक है। फूड सेल्स यानी कि आपको कितने में अपना पैकेट बेचना है। फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई डिश बना रहे हैं, ये पर्टिकुलर डिश वाइज होता है, एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकता, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं सैंडविच बना रही हूँ, ठीक है, तो सैंडविच जो है उसमें मुझे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए वो मैं खरीद करके लेकर के आई हूँ, उसका मुझे कितना कॉस्ट पड़ा है, तो उसका कॉस्ट डिवाइडेड बाय फूड सेल्स, यानी कि वो एक सैंडविच में कितने रुपए में बेचने वाली हूँ वो इंटू 100, तो ये मेरा फूड कॉस्ट निकल के आने वाला है, ठीक है। इससे आपको समझ में आया। फिर आइडियल फूड कॉस्ट क्या होता है। टारगेट फूड कॉस्ट परसेंटेज टिपिकली 28 to 35% इन रेस्टोरेंट, ठीक है। टारगेट फूड कॉस्ट परसेंटेज मतलब कि रेस्टोरेंट्स में ये 28 से 35% होता है, ओके। फिर है एक्चुअल कॉस्ट फूड कॉस्ट। एक्चुअल फूड कॉस्ट यानी कि कितना एक्चुअल आपने स्पेंड किया है इंक्लूडिंग वेस्टेज और थेफ्ट। मतलब ज़रूरी नहीं होता ना कि आप इंग्रेडिएंट्स खरीद करके लेके आए हो तो सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे हो, उसमें से कुछ खराब निकल जाता है तो वो वेस्ट में चले गए, ठीक है। उसमें से कुछ ऐसे हैं कि जैसे आपने फॉर एग्जांपल बनाते टाइम कुछ एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, मान लो मेरा सैंडविच जल गया तो वो भी वेस्ट में गया, इस तरीके से। तो एक्चुअल में क्या फूड कॉस्ट, उसके अलावा ऊपरी और क्या क्या चीज़ें लग गई हैं वो भी इसके अंदर आता है, ये भी इसके की कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फूड कॉस्ट एनालिसिस के स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहले रेसिपीज जो है उसका स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। रेसिपी स्टैंडर्डाइजेशन मतलब कि कंसिस्टेंट पोर्शन साइज और इंग्रेडिएंट्स, मतलब अगर एक सैंडविच में बना रही हूँ तो वो पोर्शन साइज कितना होना चाहिए और उसमें इंग्रेडिएंट्स कितने जाने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक सैंडविच में मैंने भर भर के चीज़ और सब्जियां मैंने डाल दी हैं, ठीक है, तो वो काफ़ी मोटा बन जाएगा, पोर्शन साइज क्या हो जाएगा उसका बड़ा हो जाएगा। और दूसरी चीज़ कि इंग्रेडिएंट्स, हाँ मतलब वही चीज़ हो गई, पोर्शन साइज और इंग्रेडिएंट्स मैंने बढ़ा दिए, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो भी मेरे पास में सैंडविच का जो मैं साइज बना रही हूँ वो मुझे स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा, मतलब सबके लिए इक्वल। मतलब अगर मैं सब में एक सैंडविच में अगर मैं 1 स्पून चीज़ ग्रेट करके डाल रही हूँ तो मुझे सारे सैंडविच में 1 स्पून चीज़ ही ग्रेट करके डालना पड़ेगा, इस तरीके से। तो एक साइज हमको मिल जाएगा। तो कम ज़्यादा अगर इंग्रेडिएंट चला भी गया तो इस तरीके से हमारा फूड कॉस्ट एनालिसिस ईजी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में कॉस्ट ईच रेसिपी। अब बेस्ड ऑन करंट मार्केट प्राइस आपका वो एक
सैंडविच जो है वो कितने में बिक रहा है ये पता होना चाहिए। सेलिंग प्राइस फिर कैलकुलेट करना है बेस्ड ऑन डिजायर्ड फूड कॉस्ट परसेंटेज। आपको कितना फूड कॉस्ट परसेंटेज चाहिए, तो कितना था नॉर्मली अभी हमने कि उसमें देखा था कि 20 to 35% होता है रेस्टोरेंट्स में, ठीक है। डिजायर्ड फूड कॉस्ट परसेंटेज मतलब इतना आपका प्रॉफिट आना चाहिए, ठीक है, 20 से 35% उस पर। तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, कॉस्ट पर डिश, एक डिश का डिवाइडेड बाय टारगेट फूड कॉस्ट परसेंट कितना होना चाहिए। जैसे कि एक डिश जो है वो अगर मैं बेच रही हूँ, एक सैंडविच जो है वो मैं बेच रही हूँ 30 रुपये का, डिवाइडेड बाय टारगेट कॉस्ट 20% मुझे चाहिए डिवाइड, तो जितना भी होगा वो मेरा सेलिंग प्राइस होगा। सॉरी कॉस्ट पर डिश, सॉरी कॉस्ट पर डिश यानी कि जितना मुझे वो बनाने में लगा है, ठीक है, जितना पैसा मुझे वो बनाने में लगा है। मान लो कि अगर मुझे वो लगा है मुझे एक सैंडविच बनाने में 15 रुपये लगे हैं, ठीक है, तो 15 रुपये डिवाइडेड बाय टारगेट फूड कॉस्ट कितना होना चाहिए 20%, तो जितना भी आंसर आएगा वो मेरा सेलिंग प्राइस होगा। ओके, नेक्स्ट है मॉनिटर वेस्ट एंड थेफ्ट। इसके अलावा अननेसेसरी लॉसेस जो है वो बचने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि अगर कोई क्या कहते हैं सैंडविच है वो जल गया है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, मेरा लॉस हो गया है ना। मैं कोई इंग्रेडिएंट खरीद करके लेके आया हूँ, फॉर एग्जांपल टमाटर लाई हूँ, अब उसमें से एक टमाटर टूट गया, फूट गया या फिर ख़राब निकल के आ गया, तो यहाँ पर मेरे अननेसेसरी लॉसेस हो गए। तो ये सब मुझे बचा करके चलना पड़ेगा। फिर एनालाइज सेल्स मिक्स, पॉपुलैरिटी, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ आइटम्स, ये मुझे चेक करना पड़ेगा कि किस तरीके के, मान लो मैं वेजिटेबल सैंडविच बेच रही हूँ बट और कोई है उस मार्केट में जो अलग तरीके का सैंडविच बेच रहा है, या वो आलू सैंडविच बेच रहा है, या वो चीज़ सैंडविच बेच रहा है, तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगा, तो मैं उसके अकॉर्डिंग फिर चलूँगी, ठीक है। मैं भी फिर अगली बार से अपने अग्रे स्टॉक में कोशिश करूँगी कि मैं भी चीज़ सैंडविच बेचूँ इस तरीके से। मेन्यूज अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना, लो परफॉर्मिंग हाई कॉस्ट डिशेस को हटाना, ठीक है, जैसे कि कोई ऐसी डिश जो आपके मेन्यू में चल नहीं रही है उसको हटाना पड़ेगा क्योंकि वो आपको घाटे में लेकर के जा रही है। और हाई कॉस्ट डिशेस यानी कि बहुत ज़्यादा महंगी डिशेस भी लोग नहीं खरीदते हैं, ठीक है, या तो मुझे उसका कॉस्ट कम करना पड़ेगा या फिर मुझे वो भी डिश जो है वो मुझे मेन्यू से हटानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो 6 स्टेप्स है ये बताते हैं कि फूड कॉस्ट एनालिसिस कैसे होता है, कहाँ कहाँ पर आप अपने पैसे बचा सकते हैं। बेनिफिट्स क्या होते हैं फूड कॉस्ट एनालिसिस के, कंट्रोल्स स्पेंडिंग एंड बूस्ट प्रॉफिट मार्जिन्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि इतने सारे स्टेप्स जो हमने पढ़े तो हमको एक चीज़ तो समझ में आ गई कि कहाँ कहाँ पर हम अपना स्पेंडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं और प्रॉफिट को बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेन्यू इंजीनियरिंग में सपोर्ट करता है, ऑब्वियस मेन्यू इंजीनियरिंग यानी मेन्यू का बनाना, जब हम मेन्यू बनाते हैं, जब अभी हमने पढ़ा ना मेन्यू प्लानिंग कैसे होती है, तो ये सपोर्ट करता है मेन्यू प्लानिंग के लिए, obvious because it is the important influencing factor in menu planning. Assist in identifying waste and inefficiencies, इससे हमें waste और inefficiencies पता चल जाती हैं, ठीक है। Helps in pricing decision, हमारे डिशेस का प्राइस किस अकॉर्डिंग होना चाहिए ये भी हमें इससे फूड कॉस्ट एनालिसिस से पता चल जाता है, ठीक है। अब लास्ट मेन्यू प्लानिंग और कॉस्ट कंट्रोल जो है वो इंटीग्रेटेड साथ में चलते हैं, मतलब हैंड इन हैंड। वेल प्लान मेन्यू जो है वो क्या करेगा, फूड वेस्ट को रिड्यूस करेगा, इम्प्रूव करेगा किचन एफिशिएंसी को और हेल्प करेगा कॉस्ट कंट्रोल को। और वहीं अगर कॉस्ट कंट्रोल एनालिसिस, फूड कॉस्ट एनालिसिस प्रॉपर हुआ तो व्हाट आइटम्स शुड स्टे इन द मेन्यू और बी रीडिजाइंड इज इम्प्रूव मार्जिन्स। तो हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से फूड आइटम्स जो हैं वो फूड मेन्यू से हटाने चाहिए और कौन से रखने चाहिए, जिससे कि हमारा मेन्यू जो है वो रीडिज़ाइन हो और मार्जिन्स जो है हमारे वो इम्प्रूव होते जाएं, ठीक है। आगे और कैसे कैसे हम इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, तो ये 2 मेन चीज़ों से हम कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी से लेकर के आऊँगी, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू नर्चरनेट। Also don't forget to hit the bell icon so you don't miss any update. You can drop your doubts in the comment section. Thank you.